आप सभी को याद ही है कि प्रत्यावर्ती धारा के लेसन में हम लोग न्यूमेरिकल से सॉल्व कर रहे हैं और पिछली क्लास तक हम लोगों ने 10 न्यूमेरिकल अभी तक लगाए हुए हैं। तो जितने भी 10 न्यूमेरिकल्स हमने लगाए हैं उन सबको लगाने का आपने एक प्रॉपर मेथड देखा है कि किस तरीके से उन्हें हम सॉल्व करते हैं। अभी आगे और न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, पर बहुत सारे मेथड्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जो पुराने क्वेश्चन से ही आपको मिलते रहेंगे। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं अगला न्यूमेरिकल क्या लिया गया है। 11 नंबर न्यूमेरिकल है और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल कभी ना कभी यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे आपको हेल्प मिलती है और पता लगता है कि इस प्रकार के आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। चलिए आज का पहला न्यूमेरिकल, और वैसे आपके नंबर में 11 नंबर पढ़ते हैं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसके श्रेणी क्रम में दो चीजें जोड़ी गई है, एक प्रेरकत्व जोड़ा गया है और एक प्रतिरोध जोड़ा गया है। प्रेरकत्व यानी कि ये इंडक्टर कॉइल जोड़ी गई है और प्रतिरोध जोड़ा गया है ये आर, और ये एसी सोर्स यहां पर लगा दिया हमने, तो ये एसी सोर्स का सिंबल है। ये प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है और ये एक प्रतिरोध, दोनों इस श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जोड़े गए जो प्रेरकत्व और प्रतिरोध है उनके सिरों के विभवांतर क्रमशः 12 वोल्ट और 16 वोल्ट है। यानी कि जो प्रेरकत्व जुड़ा है इसके सिरों के बीच का वोल्टेज 12 वोल्ट है, इसके सिरों के बीच का जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है, और प्रतिरोध के सिरों के बीच का जो वोल्टेज वो 16 वोल्ट है। परिपथ का संपूर्ण विभवांतर ज्ञात करिए। आपको इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पता लगाना है कि कितना होगा नेट विभवांतर, आप ये समझ सकते हैं। अब कौन सा सर्किट है बता सकते हैं? ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में से LR सर्किट है। L और R दो चीजें कनेक्ट है ना एक दूसरे से, तो ये LR सर्किट है। और इस LR सर्किट में कौन कौन सी चीजें हमको दी गई हैं? प्रेरकत्व के सिरों के बीच का वोल्टेज याद है किससे प्रदर्शित करते हैं इसको? VL से प्रदर्शित करोगे, दैट इज 12 वोल्ट। इसके बाद प्रतिरोध के सिरों के बीच का वोल्टेज है, इसे हम VR से लिखेंगे और इसकी वैल्यू हमको कितनी दी गई है? 16 वोल्ट के बराबर। अब आपको परिपथ का संपूर्ण विभवांतर पता लगाना है। परिपथ का संपूर्ण विभवांतर, कोई है फॉर्मूला आपके पास जो परिपथ का संपूर्ण विभवांतर की वैल्यू बता सके? LR सर्किट में आपको लास्ट क्लास में भी LCR सीरीज सर्किट अगर तीनों चीजें लगी हुई हैं तो उसके संपूर्ण विभवांतर का एक फॉर्मूला आपको बताया गया था, √VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, या डिफरेंस का साइन यहां पर यूज कर सकते हैं। अब यहां पर जो सर्किट है वो LR सर्किट है। इस सर्किट में C मौजूद नहीं है। अगर यहां पर C नहीं मौजूद है तो नेट विभवांतर को फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले में से ये वाला टर्म हटा दो। अगर ये टर्म हटा दोगे तो नेट विभवांतर का फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए? √VR² प्लस VL²। आई एम सॉरी, ये यहां पर VL लिखा जाएगा भाई, VR² प्लस VL², बस ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आप इससे भी अच्छा नहीं लग रहा है आपको तो आप इसका फेजर डायग्राम बना के देख सकते हैं। आपको याद है फेजर डायग्राम, कला समंजक आरेख, नहीं याद है? ये मैंने करंट की डायरेक्शन बना लिया। अब फेजर डायग्राम में आपको ध्यान होगा कि अगर ये करंट की डायरेक्शन, इसमें दो प्रकार के वोल्टेजेस हैं, एक रेजिस्टेंस के दोनों सिरों के बीच में, एक इंडक्टर कॉइल के दोनों सिरों के बीच में। आपको ध्यान होगा कि रेजिस्टेंस के दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है वो धारा के साथ समान कला में रहता है। अगर समान कला में रहता है तो हम उसको इसी डायरेक्शन पे बना लेंगे, VR। प्रेरण कुंडली के दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, लीडिंग रहता है।
90 डिग्री, मतलब ऐसा रहेगा। ये हमने VL बना लिया। हो सकता है कैलकुलेशन जब हमने लेसन आपको पढ़ाया हो उस समय ER और EL यूज किया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखें, ये दो वोल्टेजेस आपके इस सर्किट में सीरीज में लगे हुए हैं, VR और VL। दोनों के बीच का एंगल कितने का है? 90 डिग्री। और हमें दोनों का रिजल्टेंट पता लगाना है, परिणामी मालूम करना है। अब ये दो राशियां 90 डिग्री के कोण पर है, उनका परिणामी आप कैसे मालूम करेंगे? अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। बात तो वही आ गई ना। यहां से हमने ऐसे इसके पैरेलल लाइन खींची, यहां से इसके पैरेलल लाइन खींची, ये इसका रिजल्टेंट आ गया जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये V की वैल्यू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर आएगी। आप चाहे तो फेजर डायग्राम से कर लीजिए, या आपको अगर वो फॉर्मूला याद है तो उससे भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से बढ़िया है, ठीक है ना। मान लिखिए अंडर रूट VR, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VR? VR इज 16 वोल्ट। 16 लिखना है, फिर स्क्वायर भी करना है भैया उसका, और VL की जगह 12 वोल्ट आएगा और इसका स्क्वायर कर देना है आपको। 16 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 256, और 12 का 144। मुझे ऐसा लग रहा है 256 और 144 मिलकर के 400 बनाएंगे, और फिर 400 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 20 वोल्ट। ठीक है, इस तरह से इसका सर्किट का जो उन्हें संपूर्ण विभवांतर पूछा है, वो संपूर्ण विभवांतर किसके बराबर आ जाएगा? 20 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। अब ये बताइए आप हमें कि आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? चाहे आप फॉर्मूले से देख लो, चाहे फेजर डायग्राम से आप देख लीजिए। क्लियर है ना? ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है एक श्रेणी LCR प्रत्यावर्ती परिपथ, श्रेणी LCR प्रत्यावर्ती परिपथ O में R, L व C के सिरों के बीच विभवांतर चित्र में दर्शाए गए हैं, और चित्र कहीं है नहीं। बना लेते हैं, भूल गए हम बनाना, हमने सोचा था बना देंगे, फिर हम भूल गए। तो चित्र बनाने में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं बना दे रहा हूं। देखो, ये R लगा हुआ है, फिर इसके बाद एक L लगा हुआ है, फिर इसके बाद एक C लगा हुआ है। क्वेश्चन के मुताबिक तीनों आपस में कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। ये AC का सोर्स है, ये R है, ये L है, और ये C है। अच्छा, ये AC का सोर्स यहां पर हमने दिया हुआ है। उन्होंने बोला कि एक श्रेणी LCR प्रत्यावर्ती परिपथ में R, L व C के सिरों के बीच विभवांतर चित्र में दर्शाए गए हैं। चित्र जब मैं देख रहा हूं तो यहां पर जो मेरे सामने क्वेश्चन है उसमें R के सिरों के बीच का वोल्टेज दिया गया है, और फिर इसके L के सिरों के बीच का वोल्टेज भी दिया गया है, और फिर ये C के सिरों के बीच का वोल्टेज भी दिया गया है। R के सिरों के बीच का जो वोल्टेज दिया है ये है 40 वोल्ट, 40 वोल्ट, 40 वोल्ट। L के सिरों के बीच का जो दिया गया है विभवांतर वो दिया गया है 50 वोल्ट, और C के सिरों के बीच का विभवांतर दे रखे हैं 20 वोल्ट। ये चित्र में दिया गया है। लगाई गई वोल्टता V के मान की गणना करिए। आपको ये पता लगाना है कि हमने पूरे सर्किट में ये जो वोल्टता यहां पर अप्लाई की है, ये जो सप्लाई हम दे रहे हैं सोर्स से, नेट वोल्टेज कितना है, कुल मिला के यही पता लगाना है आपको। सर्किट का नेट वोल्टेज या इसकी तरह संपूर्ण विभवांतर आपको मालूम करना है, ठीक है ना, क्योंकि V तो पूरे सोर्स का विभवांतर है ना। तो अगर आपको V पता लगाना है, इसका मतलब आपको संपूर्ण विभवांतर पता लगाना है, ठीक है। ओके, अब तो समझ में आया होगा कुछ कुछ। अब ये बताइए कि दिया क्या गया है आपको। R के सिरों के बीच का विभवांतर 40 वोल्ट है। बताइए इसको किससे प्रदर्शित किया जाए? VR से। VR इज इक्वल टू 40 वोल्ट। L के सिरों के बीच का विभवांतर 50 वोल्ट है, तो VL इज इक्वल टू 50 वोल्ट। C के सिरों के बीच का विभवांतर 20 वोल्ट है, तो VC इज इक्वल टू 20 वोल्ट। अब हमें पता लगाना है लगाई गई वोल्टता। लगाई गई वोल्टता V के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बता सकते हैं आप?
अभी बताए थे हम आपको फॉर्मूला, यहां पर लिखा गया था, वही फॉर्मूला यूज होगा। वी आर स्क्वेयर प्लस वी एल डिफरेंस वी सी होल स्क्वेयर। वी आर की जगह पर क्या लिखा जाएगा 40, और 40 का स्क्वायर कर देंगे हम 1600। वी एल माइनस वी सी, वी एल माइनस वी सी यानी कि 50 माइनस 20 का होल स्क्वायर। देखिए ये तो 1600 हो गया, 50 में से 20 माइनस करिए, क्या मिलेगा आपको 30, और 30 का स्क्वायर करना है 900। 1600 और 900 मिलके क्या हो गया 2500, और 2500 का वर्गमूल आप सभी जानते हैं कितना आना है 50 वोल्ट। समझ आ गया? तो परिपथ में जो लगाई गई वोल्टता है टोटल वो कितनी लगाई गई है 50 वोल्ट। 50 वोल्ट में इसको 40 वोल्ट मिल रही है, इसको 50 वोल्ट मिल रही है, इसको 20 वोल्ट मिल रही है। कुछ अजीब लग रहा है क्या आपको? लगाई टोटल कितनी गई है 50, 50 में से 40 इसको मिली, 50 इसको मिली, 20 इसको मिली। हो सकता है क्या? हो सकता है कि नहीं हो सकता? आंसर एसी है तो हो सकता है, डीसी में नहीं हो सकता था, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का लेसन आप पढ़ रहे हैं, और इसमें आप देखो डायरेक्शन अलग अलग होती है ना उनकी, जिसकी वजह से उनके मान भी ऐसे आ सकते हैं कि सोर्स टोटल आप कितना लगाओगे 50 वोल्ट, उसमें से आर को मिला 40 वोल्ट, एल को मिला 50 वोल्ट, सी को मिलेगा 20 वोल्ट, क्योंकि ये एसी का सर्किट है। डीसी होता तो फिर ये पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि डीसी में क्या होता था, डीसी में इन सब के सिरों के बीच के वोल्टेज का जो योग होता वो इसके बराबर आना चाहिए था, और ये इसमें नहीं हो रहा है। एसी है तो उसमें हो सकता है, क्योंकि वीएल की डायरेक्शन, वीसी की डायरेक्शन, वीआर की डायरेक्शन अलग अलग होते हैं। आप कभी फेजर डायग्राम बना के देखिए, है ना, इस वजह से ये हो सकता है एसी में। इट इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली इन एसी, नॉट डीसी। ओके, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, ठीक है? नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th नंबर, मैं पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है R इज इक्वल टू 10 ओम व L इज इक्वल टू 0.8 हेनरी के श्रेणी संयोजन में, मतलब R और L को श्रेणी क्रम में लगाया गया है। एक बार फिर से ये LR सर्किट रहेगा। एक प्रत्यावर्ती विभव E इज इक्वल टू 240 sin 300t लगाया गया है। परिपथ में प्रेरण प्रतिघात की गणना कीजिए। बस इतना सा क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन पढ़ के एक बात तो समझ गए कि सर्किट में R है और L है, और दोनों आपस में श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। ये AC का सोर्स है, ये R, ये L। AC का जो सोर्स है उसका वोल्टेज की इक्वेशन आपको दी गई है, E इज इक्वल टू 240 इंटू साइन 300t। ये वोल्टेज की इक्वेशन आपको दी गई है। आपको परिपथ में प्रेरण प्रतिघात की गणना करनी है। पहले नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया गया है। R की वैल्यू जो दी गई है वो है 10 ओम के बराबर। L की जो वैल्यू दी जा रही है वो है 0.8 हेनरी। एक वोल्टेज की इक्वेशन दी गई है, दैट इज 240 साइन 300t। ये इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन मिलते ही इससे मैं जानकारी निकालना चाहता हूं। उसके लिए हम करेंगे क्या, हम एक वोल्टेज की जो जनरल इक्वेशन हमारे पास एसी का होता है उससे हम इसको कंपेयर करेंगे, और वो इक्वेशन भी ऐसी जो इसकी तरह होगी। तो इसकी तुलना हम कर देते हैं कि तुलना किससे कर देंगे, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो E नॉट है, E नॉट क्या चीज है बताइए। अच्छा, E नॉट क्या चीज है? वोल्टेज की पीक वैल्यू कितनी आएगी 240 वोल्ट। T की जगह T है, ओमेगा की जगह पर क्या है, ओमेगा की जगह पर है 300, और ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा का मात्रक क्या होता है रेडियन पर सेकेंड। तो इस इक्वेशन से मैंने ये दो जानकारियां निकाल ली, ओमेगा निकाल लिया
और वोल्टेज की पीक वैल्यू निकाल ली है। ओके, अब पता क्या लगाना, ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। परिपथ में प्रेरण प्रतिघात की गणना करिए। प्रेरण प्रतिघात काहे से प्रदर्शित करते हैं बता सकते हैं? कल ये बताएंगे आपको बाकायदे लिख करके अच्छे से। प्रेरण प्रतिघात मतलब एक्सएल की वैल्यू हमको पता लगानी है कोई फॉर्मूला जो एक्सएल का मान निकलवा सके? ओमेगा एल, वी नो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है भैया? 300, और एल की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.8। आप इसे कैलकुलेट कर लें। एक्सएल इज इक्वल टू, ये 2 0 और 8 3 24, एक डिजिट पे पॉइंट लगेगा तो एक्सएल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 240। और ये प्रतिघात है, एक प्रकार का प्रतिरोध है, अवरोध है, इसलिए इसका यूनिट क्या रहेगा? ओम रहेगा। आगे आंसर देखो। हालांकि इसका आर हमारे काम में नहीं आया, ई नॉट हमारे काम में नहीं आया, तो ये सारी चीजें फिर क्यों दी गई हैं? ये सारी चीजें इसलिए दी गई है ताकि आपको वो कंफ्यूज कर सकें। समझ रहे हैं? लेकिन आपको आपका जो टारगेट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है, और उसी पर बेस्ड फॉर्मूला यूज करके हम सॉल्व कर लिया करेंगे। ठीक है ना? ओके, तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर में पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। एक कुंडली की प्रतिबाधा 141.4 ओम है। एक कुंडली है, उसकी प्रतिबाधा दी गई है। देखो, कुंडली का वैसे तो प्रेरण प्रतिघात होता है, वैसे तो कुंडली का क्या होता है? प्रेरण प्रतिघात होता है, पर कुंडली में कुंडली में प्रतिबाधा की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है प्रतिबाधा तो तब होती है जब एक से ज्यादा कंपोनेंट लगते हैं, तो कुंडली में इसका मतलब एक से ज्यादा कंपोनेंट है, तो कुंडली में जरूर कॉइल का कुछ ना कुछ प्रतिरोध रहेगा। फिर तो कुल मिला के ये भी अगर हम बात करें, ये भी एक अलार्म सर्किट ही होगा। प्रतिबाधा दी गई है Z इज इक्वल टू 141.4 ओम, तथा प्रतिरोध 100 ओम है। देखो आ भी गया, आगे पढ़ने से मिल भी गया। प्रतिरोध कितना दिया गया है? 100 ओम दिया गया है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रेरण प्रतिघात को किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्सएल से। कहने का मतलब यूं कि ये जिसका भी क्वेश्चन है, जिस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का, वो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ भी एक एलआर सर्किट है, क्योंकि उसके पास एल भी है, उसके पास आर भी है, सी नहीं है उस पे। उसमें से हमको प्रतिबाधा का मान दे दिया गया है, आर भी दे दिया गया है, एक्सएल पूछा गया है। अब आप बता सकते हैं अगर ये सर्किट एलआर सर्किट है तो एलआर सर्किट की प्रतिबाधा क्या होगी? एलआर एलसी मैंने लिख दिया है, एलआर सर्किट लिखना चाहिए। एलआर सर्किट की प्रतिबाधा बताइए। एलआर सर्किट की प्रतिबाधा का फॉर्मूला क्या होगा? Z इज इक्वल टू अंडर रूट। वैसे पूरे एलसीआर सर्किट की प्रतिबाधा का सूत्र आपको याद है? एलसीआर अगर पूरा सर्किट एल भी है, सी भी है, आर भी है, तो उसकी प्रतिबाधा का सूत्र होता है एलसीआर सर्किट अगर है तो प्रतिबाधा का सूत्र अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्ससी का होल स्क्वायर। याद आया कुछ? अब ये सर्किट कौन सा है? एलआर सर्किट। इसमें एल और आर है, सी का नामो निशान यहां नहीं है, तो सी वाली टर्म यहां से आप क्या कर दीजिए? छोड़ दीजिए। तो क्या बनेगी प्रतिबाधा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। बस अब वैल्यू अप्लाई कर दो। Z की जगह पर क्या लिखेंगे? Z की जगह पर यह लिखा जाएगा 141.4 बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर, आर में क्या लिखा जाएगा? 100 स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और एक्सएल ही सॉल्व करके हमें लाना है इसको। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बउआ 1.414 इंटू 100?
इज इक्वल टू अंडर रूट 100 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। बताइए हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप जैसे ही गुणा करेंगे दशमलव फिर 2 अंक इधर खिसक के आ जाएगा। नहीं समझ में आया? 3 अंक पे है ना, जब गुणा करोगे 2 जीरो ये आ जाएंगे, 1 अंक यहाँ दशमलव फिर आ जाएगा। ठीक, ऐसा करते ही आपको नहीं लगता ये किसकी वैल्यू आ गई है? अंडर रूट 2। देखो ना, अंडर रूट 2 का मान 4 1 4 होता है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे? स्क्वायर रूट 2। 100 तो 100 रहा, ये अंडर रूट 2 हो गया, इज इक्वल टू अंडर रूट 100 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अब एक काम कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, क्योंकि ऐसे बात बनेगी नहीं भाई। वर्ग करने पर 100 का वर्ग करोगे क्या आएगा? 10,000। 10,000 ही तो आएगा, 4 जीरो हो जाएंगे। और 2 अंडर रूट 2 का वर्ग 2, और 10,000 का गुणा 2 में करेंगे 20,000 हो जाएगा ये, बराबर। इधर जब वर्ग करोगे तो केवल अंडर रूट हटा पाओगे बस, बाकी ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। 100 का स्क्वायर लिखेंगे मतलब 10,000 लिखना पड़ेगा आपको, प्लस XL स्क्वायर। ये 10,000 इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो ये 10,000 बचेंगे, इज इक्वल टू XL स्क्वायर। देन XL इज इक्वल टू अंडर रूट 10,000। भाई XL स्क्वायर बराबर 10,000, तो XL बराबर अंडर रूट 10,000। XL की वैल्यू कितनी आ गई? 100 ओम। प्रेरण प्रतिघात पूछा गया था, और प्रेरण प्रतिघात की वैल्यू आ जाएगी 100 ओम के बराबर। अब आप बताएं, आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? आ गया। और कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ा सावधानी अगर रखते हैं तो कैलकुलेशन भी आसान होता है और आपका समय भी बचेगा। क्योंकि मुझे लगा कि 1414 ये तो डिजिट अंडर रूट 2 में आती है, मैंने उससे अंडर रूट 2 बनाया ताकि सॉल्यूशन इजी हो जाए। नहीं तो आप सोचिए, इसका वर्ग अगर करना पड़ता तो अलग लिख के गुणा करके लाते फिर हम, ये बहुत लंबा लंबा नंबर आता है यहाँ पर, है ना। और ऐसे ये कैलकुलेशन काफी आसान हो गया। तो इस तरीके से XL जो इसमें पूछा गया था प्रेरण प्रतिघात कितना होगा, उसकी वैल्यू 100 ओम के बराबर आ जाएगी। आई होप कि समझ में आ गया है ये आपको। सो प्लीज इसे जल्दी से आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। ये हमने लगाया है 14 नंबर, 15 और उसके आगे के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, आप जल्दी से नोट कर लें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है 15th नंबर, मैं पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है 1 ओम प्रतिरोध तथा 0.01 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी परिपथ से, मतलब 1 ओम का प्रतिरोध है और इतने हेनरी की प्रेरकत्व की एक कुंडली है, दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, और उस सर्किट में 200 वोल्ट की ऐसी लाइन भी जोड़ी गई है। हम चाहें तो इसका एक छोटा सा फिगर आपको बना के दिखा सकते हैं। एक प्रतिरोध है और एक इसमें इंडक्टर कॉइल लगाई गई है, और इन दोनों को सीरीज में जोड़ करके ऐसे एसी का सोर्स इसमें लगाया गया है। ये R है, ये L है, ये सोर्स है। प्रतिरोध 1 ओम है, मतलब R की वैल्यू 1 ओम है। जो स्वप्रेरकत्व है बबुआ वो 0.01 हेनरी दे रखा है। श्रेणी क्रम में दोनों जुड़े हुए हैं, और ये 200 वोल्ट की एसी लाइन से जोड़े हैं, मतलब ये जो सोर्स है इसका वोल्टेज 200 वोल्ट का है। तो हम इसको लिख देते हैं, आप चाहे तो VRMS लिख दें, 200 वोल्ट, जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। तो बबुआ आवृत्ति को किससे लिखोगे? F से लिख देंगे, F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। परिपथ का प्रतिघात XL, परिपथ की प्रतिबाधा Z, तथा परिपथ में धारा I के मान ज्ञात कीजिए। 3 चीजें मालूम करनी है इसका मतलब आपको। परिपथ का प्रतिघात, भाई देखो प्रतिघात 2 होते हैं, या तो प्रेरकीय और या तो धारितीय। अब इसमें धारिता तो है नहीं, कुंडली जरूर है, प्रेरण कुंडली है, इसलिए प्रतिघात कौन सा आएगा पूरे सर्किट में? एक आएगा, और वो है प्रेरण प्रतिघात, मतलब XL आपको पता लगाना है। तो XL हमको मालूम करना है, प्रतिबाधा मालूम करनी है, सर्किट का टोटल प्रतिरोध कितना होगा ये पता लगाना है, और सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही होगी ये हमको मालूम करना है। आप चाहे तो IRMS लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके। सबसे पहले जैसे इसमें बात आ रही है कि XL आपको निकालना है, तो XL का कोई फॉर्मूला है?
प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात एक्सीएल का फॉर्मूला एक होता है, आपको याद होगा 2 पाई एफ एल, ओमेगा एल होता है और ओमेगा की जगह पर क्या लिख दिया हमने 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ एल ये फॉर्मूला हो गया। देखो बेटा 2 की जगह 2 पाई, इसका आंसर कहीं पाई के टर्म्स में तो नहीं आ रहा है, नहीं सारे आंसर पाई के टर्म्स में नहीं है कोई भी। 2 पाई की जगह पर हम लिख देते हैं 3.14। एफ की जगह पर बेटा क्या लिखेंगे 50 हर्ट्ज और एल की जगह पर 0.01। सॉल्व करिए। देखो मैं सबसे पहले आपको सॉल्व करने की सलाह दूंगा कि आप 2 को मल्टीप्लाई करिए 50 से, कितना हो जाएगा 100। वो 100 इससे खत्म भी हो जाएगा, 100 में 2 जीरो आए और ये 2 अंक पे दशमलव है, उसके दोनों जीरो इस दोनों अंकों के दशमलव से कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 3.14 और इसका मात्रक क्या होगा ओम। तो ये प्रेरण प्रतिघात का मान निकल करके आ गया। देखिए अच्छा दूसरा क्या मालूम करना है हमको, प्रतिबाधा मालूम करनी है दूसरे। चलो परिपथ की प्रतिबाधा मालूम करते हैं भाई। परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा को किससे प्रदर्शित करते हो बउआ बताओ, Z से। ये कौन सा सर्किट है LR सर्किट। LR सर्किट की प्रतिबाधा का सूत्र बताइए, अभी अभी लगाया था यहां 15 नंबर सवाल पे, क्या था √R² प्लस XL²। याद आया आपको, ठीक सॉल्व कर लीजिए। R², R की वैल्यू भैया कितनी दी गई है 1 और बउआ 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही तो आएगा। XL की वैल्यू कितनी आई है 3.14 और 3.14 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। ठीक है करते हैं, यहां कर लेते हैं 3.14 का स्क्वायर 3.14, 3.14। 4 चौके 16 से लगा 1 4 1 कम 4 1 5, 4 तिया 12, फिर 4 1 3, 3 चौके 12, 3 1 कम 3 1 4, 3 तिया 9, 6 9 5 8 9, 2 2 4 अंक पे दशमलव 9.8596 9.8596। ठीक है ना। चलिए 1 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 1 और फिर वो 1 आएगा इसमें ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10.8596। ठीक है ना। ओके अब इसको हमको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर लीजिए। स्क्वायर रूट इसका निकालना पड़ेगा, √10.8596। ऐसे इसके पेयर बना लिए हमने, 3 से डिवाइड किया 3 3 9, ये 1 बचेगा, इसका डबल करके लिख दिया तब तक 6। यहां से हमने 8 5 नोट कर लिए। अब इसमें डिवाइड करेंगे 6 3 18 3 बार, लेकिन 3 बार जाएगा नहीं, 2 ही बार आप करिए, तो वो 2 यहां भी लिखिए यहां भी लिखिए। 2 दूना 4, 2 छंग 12, माइनस कर दीजिए। 5 में से 4 गया 1, 8 में से 2 गए 6, तब तक यहां से और ये नंबर ले लिया हमने 9 6 और इसका डबल करके लिख दिया 64, 32 दूना 64। आप इसका भी डबल करके लिख सकते हो या कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जो पीछे नंबर आए उसको इसमें जोड़ के भी लिख देते हैं, तो भी अगर 2 में आप 62 को जोड़ोगे तो 64 पे आ जाएगा। आपको जैसे अच्छा लगे, दोनों तरह से सही है वो। अब इस पे हमें भाग देना है इसको, तो 6 से डिवाइड करो 61, 6 9 54, 9 बार जा सकता है, देख लेते हैं करके, जैसा भी होगा। बड़ा आ जाएगा तो हटा देंगे। 9 से 9 को करना 81, 9 ने 81, हंसी लगे 8, 9 चौके 36 और 8 44 कि 4 हंसी लगे 4, 9 छक्का 54 और 4 58, चला जाएगा पूरा पूरा। आंसर में कैसा दे रहे हैं 3.3 ओम आ रहा है, तो ठीक है बस यहीं तक आप करिए इसको। Z की वैल्यू कितनी आ गई
ओ आई एम सॉरी, स्क्वायर रूट तो निकाल लिया ना हमने इसका, तो इसकी वैल्यू आई 3.29 ओम बेटा, ठीक है। और राउंड ऑफ करवा के दशमलव का ये जो सेकंड डिजिट है इसको हटाना चाहते हैं। अब ये नंबर 5 से बड़ा है तो इसके पहले नंबर में 1 हमको ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3.3 ओम। ये आ गई परिपथ की प्रतिबाधा। अब आप ये बताएं आपको समझ आया कि नहीं आया भाई? आ गया, ठीक। इसके बाद एक काम और बचा हुआ है करने के लिए, परिपथ में धारा का मान पता लगाना है। यही कर लेते हैं ना, जाए जगह हमारे पास परिपथ में धारा, परिपथ में धारा, धारा परिपथ में IRMS। क्या फॉर्मूला लगता है बताइए IRMS का? VRMS अपॉन Z। वेरी गुड। VRMS की वैल्यू कितनी है बताइएगा? 200 वोल्ट। तो ये VRMS 200 वोल्ट और Z की वैल्यू भैया 3.3 आई है। इससे इसको सॉल्व करना है मुझे, तो चलो यही कर लेते हैं। 33 का भाग हम 2000 में दिला देंगे। क्यों? एक अंक दशमलव हटाएंगे, एक जीरो पर बढ़ा देंगे, ठीक रहेगा ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले तो 6 बार में दीजिए। 6 तिया 18, हाथ से लगाए 6 तिया 18, 1 19, 2 बचेगा, 0 आ जाएगा। अब 33 का भाग हम 20 में देंगे तो 0 बार भाग जाएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 बार चला जाएगा। इस तरीके से ये हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 60.6 एम्पियर। 60.6 एम्पियर करंट है ना। तो सर्किट में बहने वाली करंट की वैल्यू कितनी आएगी? 60.6 एम्पियर के आसपास परिपथ में करंट प्रवाहित होगी। अब आप बताएं आपको समझ में आया कि नहीं आया? डिवाइड करने में भी बड़ी सावधानी रखें। यहां पर अधिकतर बच्चे डिवाइड करने में 6.6 लिखने चले जाते हैं, गलत हो जाएगा। देखो बचपन से आपको ये डिवाइड का रूल सिखाया जा रहा है, बचपन से डिवाइड का रूल सिखाया जा रहा है। 33 का भाग दिया, 6 बार गया, 2 बच गया। रूल क्या है? अगला नंबर ऊपर से ले, अगला नंबर हमने ऊपर से लिया तो क्या आया? 0। अब 33 का भाग 20 में दीजिए तो भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। एक बार नहीं जाएगा। हमें भाग देने का रूल सिखाया गया है ना कि अगर 4 बार नहीं जाता तो 3 बार दो, 3 बार भी नहीं जाता 2 बार दो, 2 बार भी नहीं जाता 1 बार दीजिए, अगर 1 बार भी नहीं जाता तो 0 बार दीजिए। तो हमने भाग दिया, 1 बार भी नहीं जा रहा था, हमने 0 बार दे दिया। अब 0 बार दे दिया तो ये क्या आ जाएगा? 0 0। फिर भी यह क्या बचा रहेगा? 20। अब तो ऊपर नंबर हमारे पास लेने के लिए है नहीं। अब अगर हमारे पास नंबर नहीं है तो हमारे पास सुविधा है कि एक डेसिमल लगाओ तो एक 0 आप ले सकते हो। हमने दशमलव लगा दिया, एक 0 ले लिया। अब भाग देंगे 6 बार और चला जाएगा। तो यहां बच्चे गलती कर देते हैं, अगर 6.6 वो लिख देते और ये गलत हो जाता आपका आंसर। 60.6 एम्पियर करंट यहां पर आ जाएगी। अब बताएं आपको समझ आया कि नहीं आया? 3 चीजें मालूम करनी थी, एक्सियल, जेड और करंट की वैल्यू। तीनों चीजें आपके सामने हैं। ये हम हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं, कैलकुलेशन का पार्ट है, आप कर सकते हैं इसको। सीखिए भी इसको करना अगर नहीं आता है आपको। ये बहुत फास्ट आपसे होना चाहिए, गुणा भाग जोड़ घटाना ये सब बड़ी तेज आपसे होना चाहिए। 16 नंबर न्यूमेरिकल पर आते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। मैं पढ़ रहा हूं, आप भी सुनिए। लिखा हुआ है एक 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, उसका वोल्टेज है 100 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। प्रेरकत्व तो L का एक प्रेरक और 31.4 ओम प्रतिरोध का एक बल्ब श्रृंखलाबद्ध जोड़े गए हैं। श्रृंखलाबद्ध मतलब श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो अगर आप चाहें तो मैं एक फिगर बना देता हूं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं ना फिगर्स स्पीक बेटर देन द वर्ड्स। तो चित्र बना लेते हैं तो चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं, ज्यादा समझ में आती हैं, इसलिए मैं बनाऊंगा। एक परिपथ में प्रेरकत्व तो बनाना है और एक बल्ब बनाना है मुझे। तो ये देखिए हमने प्रेरकत्व तो बना लिया
और यहां पर हमको एक बल्ब लगा देना है। ये हमने एक बल्ब लगा दिया और यहां पर एसी का सोर्स कनेक्शन दे दिया। इसको देखिए 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये सोर्स का वोल्टेज 100 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज है। प्रेरकत्व तो L का एक प्रेरक, ये जो प्रेरकत्व लगा है, प्रेरक लगा है, इसका प्रेरकत्व तो L ही है, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं दी गई है। हो सकता है आगे इसको पूछने वाले होंगे वो लोग, या हो सकता है आगे चल के दे दें। अभी मैंने भी पूरा सवाल नहीं पढ़ा हुआ है तो मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है, पर पढ़ते हैं और आगे। 31.4 ओम प्रतिरोध का एक बल्ब, ये जो बल्ब है इसका प्रतिरोध है 31.4 ओम। ठीक, कहने का मतलब यूं, कुछ जानकारियां नोट भी करते चलते हैं। वोल्टेज दिया गया, बताओ क्या लिखेंगे आप इसको, VRMS 100 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी दी गई है 50 हर्ट्ज, F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। परिपथ में जो बल्ब लगा है उसका अपना रेसिस्टेंस दिया गया है, दैट इज 31.4 ओम। ओके, L का कोई जानकारी हमको नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, जोड़े गए हैं, इतना समझ आ गया सबको। यदि वोल्टता और धारा में कला कोण π/4 है, ये वोल्टेज और करंट में जो कला का कोण है वो π/4 है, मतलब वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर। भाई वोल्टेज और धारा में कला कोण, वोल्टेज और धारा में कला कोण का मतलब क्या है, वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। कैसे रिप्रेजेंट करते हो बताइए। वेरी गुड, फाइ इज इक्वल टू π/4 रेडियन। कला कोण π/4 रेडियन हो तो L का मान परिकलित कीजिए। देखिए वही बात सामने आई ना, L के बारे में ही पूछा जा रहा था यहां पर, तो L हमको पता लगा कि बता देना है। अब बताए, है कोई फॉर्मूला आपके पास ऐसा जिसमें ये सब आ जाए, मतलब जिसमें से इसमें से दी गई चीजें आ जाए। सर्किट कौन सा है बताइए, अच्छा कौन सा, LR सर्किट। वेरी गुड, तो ध्यान रख लीजिए, ये जिस सर्किट का जिक्र हो रहा है वो सर्किट एक LR सर्किट है। अब सब भूल जाओ, खाली LR सर्किट याद करिए। LR सर्किट में देखो प्रतिबाधा का सूत्र लगेगा नहीं, क्योंकि जेड का मान नहीं पता। नेट वोल्टेज का सूत्र नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि हमें परिपथ का संपूर्ण वोल्टेज तो पता है, पर इसके सिरों के बीच और इसके सिरों के बीच वोल्टेज नहीं मालूम है, तो वो भी चला गया, वो भी नहीं लगेगा। और कोई फॉर्मूला, फाइ दिया गया है, ये tan फाइ का सूत्र लगा के देखो ना। LR सर्किट में tan फाइ का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। tan फाइ इज इक्वल टू XL/R। वैसे LCR सीरीज सर्किट होता था, उसमें tan फाइ की वैल्यू क्या होती है बताएंगे आप मुझे। उसमें वैल्यू होती थी XL डिफरेंस XC/R। अब इसमें C तो है नहीं, तो इसको हटा दो, XL/R बच गया केवल। अब XL के बारे में भी मुझे नहीं मालूम है, तो हम एक काम कर देते हैं, tan फाइ XL को बउआ लिख देंगे 2πfL/R। बताइए ठीक है कि नहीं ठीक है। ओमेगा L होता है ना, और ओमेगा की जगह 2πf और L की जगह L/R। अब तो लगता है कि आ जाएगा ना, फाइ की जगह पर क्या लिखो, π/4, तो ये बन गया tan π/4। ये 2πfL/R। अभी हमने मान नहीं लिखा क्योंकि नीचे जगह उतनी है नहीं, इसलिए हम यहां पर वैल्यू लिखेंगे। tan π/4 की वैल्यू तब तक बता दीजिए। एक tan π/4 मतलब tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का नाम क्या होता है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो इसकी जगह पर 1। और देखो जब यहां 1 आ जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 2πfL। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2πfL इज इक्वल टू R। भाई R इज इक्वल टू 2πfL या 2πfL इज इक्वल टू R, बात तो एक ही है ना। अरे नहीं समझ आ रहा है, आ रहा है। अच्छा आपको क्या चाहिए L, तो बाकी नंबर जो मल्टीप्लीकेशन में उधर भेज दीजिए, तो R/2πf
आर की जगह पर अब चलिए वैल्यू अप्लाई करिए। आर है 31.4, ये 2, पाई की जगह 3.14 और एफ की जगह पर 50। बहुत आसान है भैया, देखो कैसे। इसका 2 अंक दशमलव हटा, इसका 1 हटा तो 1 0 फिर ऊपर बढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि नीचे 2 अंक दशमलव हटा था ना। अब यहां से इसको डिवाइड करोगे बेटा तो कितना आएगा 10 बार में, क्योंकि ये 314 है और ये 3140 है, तो 10 टाइम्स में ही कैंसिल, उसमें भी इसका 0 इसके 0 को कैंसिल कर देगा। अब क्या बचा बोलो, 1 अपॉन, ऊपर तो 1 बचा ना, अपॉन 2 5 10, या L इज इक्वल टू 0.1, और यूनिट क्या होता है L का, हेनरी। इसका मतलब है यहां पर जो ये प्रेरण कुंडली लगी है, इसका प्रेरकत्व तो कितना होगा 0.1 हेनरी। अब आप मुझे बताइए ये आपको समझ में आया कि नहीं आया भाई, आया समझ में। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद और लगाते हैं न्यूमेरिकल हम लोग। 17 नंबर न्यूमेरिकल में हम पढ़ेंगे। आप देखिए लिखा है प्रतिरोधहीन कुंडली। ओ मतलब एक कुंडली है और उसका प्रतिरोध बिल्कुल भी नहीं है, प्रतिरोधहीन कुंडली। इसका मतलब है अगर प्रतिरोध नहीं है, केवल कुंडली है, प्रतिरोध नहीं है, तो उसमें केवल प्रेरकत्व तो होगा बस। केवल प्रेरकत्व तो है तो हम ये भी अंदाजा लगा लिए कि ये एक ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होगा जहां पर शुद्ध प्रेरकत्व तो लगा हुआ है। समझ आ गया, ठीक। प्रेरकत्व तो 1 अपॉन पाई हेनरी है, तो L की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन पाई हेनरी। इसमें 0.2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर कितनी करंट इसमें फ्लो की गई है, 0.2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा हमने प्रवाहित की है। और सर्किट में लगे एमीटर जो प्रत्यावर्ती धारा का जो मान बताते हैं वो कौन सा मान होता है, आरएमएस मान, इसलिए IRMS 0.2 एम्पियर लिख दिया। कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, VRMS की वैल्यू कितनी होगी यदि धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, आवृत्ति यानी कि F 50 हर्ट्ज है और शुद्ध प्रेरकत्व वाला प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है। बताइए क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, I का ही सूत्र लगा दो या VRMS का सूत्र लगाओ। शुद्ध प्रेरकत्व वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व के सिरों के बीच का वोल्टेज कैसे निकाला जाता है, याद है किसी को, VRMS बराबर IRMS इंटू XL। याद आया आपको। अगर शुद्ध प्रत्यावर्ती धारा, अगर शुद्ध प्रेरकत्व है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में तो ठीक है। XL का मान क्या होगा, IRMS और XL की जगह पर हम लिख देंगे 2 पाई FL, सीधे लिख दो आप 2 पाई FL, 2 पाई FL। सॉल्व कर लीजिए। VRMS इज इक्वल टू IRMS की जगह पर लिखेंगे 0.2 एम्पियर। देखो बेटा 2 की जगह 2 लिख दो, पाई की जगह आज पाई ही लिख दो। क्यों, क्योंकि F का मान पाई के पदों में दिया गया है, L का मान पाई के पदों में दिया। F की वैल्यू कितनी है 50 और L की वैल्यू है 1 अपॉन पाई। फिर से एक बार IRMS की जगह 0.2, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, F की जगह 50 और L की जगह 1 अपॉन पाई। सॉल्व करिए। इस पाई से बेटा ये पाई कैंसिल हो गया, 2 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 100, 100 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 20। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेरकत्व के सिरों के बीच का जो वोल्टेज आएगा कितना प्रवाहित करने पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, तो आंसर है 20 वोल्ट का विभवांतर उसमें उत्पन्न होगा। समझ आया कि नहीं आया आपको। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। आई होप कि समझ आ रहा है। तो आज हम 17 नंबर तक लगा लेते हैं, आगे और भी लगाएंगे क्वेश्चंस, लेकिन अगली क्लास में कर लेंगे अब हम लोग, ठीक है। आप भी घर में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है अपनी अपनी बुक्स से ट्राई करते रहिए, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।